So, hello everyone and welcome to the part 2 UPSC. This is our new series in which we will discuss all the important articles regarding the international relations जो इस पूरे वीक में आए हैं और स्पेशली ये डिमांड आ रही थी उन सारे बच्चों से जिनका ऑप्शनल PSIR है, क्योंकि वो ये नहीं समझ पाते हैं कि कौन से ऐसे कंटेंट है करंट अफेयर्स में जो उनके नॉर्मल GS के करंट अफेयर्स के लिए रेलेवेंट है और वो किस तरीके से इंटरनेशनल रिलेशंस को कवर कर सकते हैं। तो हर एक वीक आपके 2 या 3 ऐसे आर्टिकल्स आते हैं फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड या फिर इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड, जिसमें आपको कुछ ऐसे कीवर्ड्स मिलेंगे, आपको कुछ ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू मिलेंगे जो आपके इंटरनेशनल रिलेशन वाले पोर्शन को और ज़्यादा इन्हांस करेंगे। तो इस सीरीज में हम यही करेंगे, हर एक वीक में 2 या 3 जितने भी रिलेवेंट हमारे आर्टिकल्स आएंगे, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस में आए चाहे वो द हिंदू में आए, हम उसे डिस्कस करेंगे यहाँ पे। साथ ही साथ आपको मैं इसके PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप चाहे तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हमारा ये जो पहला आर्टिकल था वो है द पाकिस्तान प्रॉब्लम, इस्लामाबाद लेवरेज इट्स लोकेशन एंड इट्स पावर टू डिसरप्ट। नॉर्मली हम लोग पाकिस्तान को बहुत लाइटली ले लेते हैं इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। अगर आप बात भी करोगे, आप मीडिया पे भी देखोगे, तो पाकिस्तान को एज ए हम लोग इस तरीके से साइडलाइन कर लेते हैं जैसे कि उसकी कोई रेलेवेंसी नहीं है। बट अगर जियोपॉलिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसका बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है और इसी चीज़ को इसमें दिखाया गया है इस आर्टिकल में। तो इन डीलिंग विद पाकिस्तान इंडिया मस्ट अंडरस्टैंड बाय आवर नेबर मैटर्स टू अ रेंज ऑफ पावर्स। कुछ तो उसमें होंगी बात जिसके कारण इतने सारे जो मेजर पावर्स हैं, चाहे वो चाइना हो, रशिया हो, US हो या फिर अदर यूरोपियन कंट्रीज है, वो अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं उसमें पाकिस्तान में। तो US President Donald Trump's recent outrage, Russia's deepening ties, and China's steady support to Islamabad underline that the major powers are very much engaged with our troublesome neighbor. तो चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे वो रशिया हो जो अपने टाइज को डिपेंड कर रहा है, चाइना डायरेक्टली सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है इस्लामाबाद को, तो ये सारे इस चीज को शो करते हैं कि हमारे जो नेबर है उसका क्या रोल है। तो पाकिस्तान इज अट्रैक्टिव टू मेनी कंट्रीज फॉर एटलीस्ट 3 एंड्यूरिंग रीजंस। 3 मेन रीजन है। सबसे पहले उसका लोकेशन, उसके बाद उसके डिसरप्टिव कैपेबिलिटीज, मतलब वो किस तरीके से डिस्ट्रक्शन कर सकता है, उसमें पोटेंशियल है कि वो डिस्ट्रक्शन कर सकता है। एंड थर्ड पॉइंट इज पावर, कि उसके पास कौन कौन से पावर हैं। सबसे पहला देखा जाए तो पाकिस्तान का लोकेशन, द कंट्री अब्यूट्स अफगानिस्तान, ईरान एंड चाइना एंड इंडिया। ऑब्वियस सा बात है। इट इज प्रॉक्सिमेट टू द गल्फ स्टेट इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया। तो ये सारे रीजन हैं। अगर आप चाहो तो अगर मैप पे देखोगे तो पाकिस्तान अफगानिस्तान से शेयर करता है बाउंड्री, ईरान से शेयर करता है, चाइना से इसके सर्टेन बाउंड्रीज है जो कि डिस्प्यूटेड रीजन में है, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान के रास्ते ये पूरा का पूरा जो हमारा सेंट्रल एशिया वाला रीजन है, इसे भी ये कवर करता है। तो इसका लोकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ ये इंडिया से इतनी बड़ी बाउंड्री भी सेट करता है। तो इस लिहाजे से देखा जाए तो पाकिस्तान का जो लोकेशन है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग आगे की तरफ देखें, टू अफगानिस्तान इट इज कनेक्टेड टू सेंट्रल एशिया, जैसे अभी हमने देखा। फ्रॉम पाकिस्तानी नेवल बेसेस एंड एयर बेसेस डिस्टेंट पावर कैन प्रोजेक्ट फोर्स इन अ वाइड आर्क। तो पाकिस्तान के जितने भी नेवल बेसेस हैं, नेवी के बेसेस हैं, एयर बेसेस हैं, उससे जितने भी मेजर पावर्स हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इन एडिशन फॉरेन ग्राउंड फोर्सेस कैन ऑपरेट फ्रॉम पाकिस्तान अगेंस्ट अफगानिस्तान एंड ईरान। तो हमने देखा जैसे हमारे जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं जिनके मेजर इश्यूज हैं ईरान से या फिर अभी जब से तालिबान आ गया है तो अफगानिस्तान से, तो पाकिस्तान को एज अ ग्राउंड यूज किया जा सकता है बाय द मेजर पावर्स। इट मे सीम फैंसीफुल टुडे बट पाकिस्तान कुड इवन बी स्टेजिंग पोस्ट फॉर चाइनीज अटैक्स अगेंस्ट इंडिया। अगर अभी तो ये सुनने में बहुत आपको फैंसीफुल लगेगा, बट अगर देखा जाए तो चाइना को अगर अटैक करना हो इंडिया के अगेंस्ट तो वो पाकिस्तान को भी एज ए स्टेजिंग पोस्ट यूज कर सकता है। तो ये तो है पहला पाकिस्तान का लोकेशन। सेकेंड एंड लेस पॉजिटिवली, पाकिस्तान मैटर्स बिकॉज इट इज अ पोटेंशियल डिसरप्टर एंड डेंजर। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। और वो खतरनाक किस तरीके से है? क्योंकि उसके पास बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रप्शन करने के कैपेबिलिटीज हैं, उसमें ये पोटेंशियल्स है। इंडियन डिप्लोमेट्स पोर्ट्रे पाकिस्तान एज ए स्टेट दैट सपोर्ट टेररिस्ट। जाहिर सा बात है, हमारे जितने भी डिप्लोमेट्स हैं वो पाकिस्तान को इस तरीके से हम लोग पोर्ट्रेट करते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल फोरम्स हो या किसी भी जगह हो, कि वो एक टेररिस्ट को स्पॉन्सर करने वाला स्टेट है। दे आर राइट, और ये बिल्कुल सही है, बट इट इज प्रिसाइजली बिकॉज इस्लामाबाद हैज दैट कैपेबिलिटी दैट इज फेयर्ड, इंगेज एंड इवन प्रोपिशिएटेड। और ये इसीलिए है क्योंकि इस्लामाबाद हैज दैट कैपेबिलिटी, उसके पास ये कैपेबिलिटी है
जिसके कारण वो अपने नेबर्स को, नेबरिंग कंट्रीज को डरा सकता है और अगर जरूरत पड़े तो उस पावर्स को यूज भी कर सकता है। चाइना, रसिया एंड द यूएस एज वेल एज अदर्स मस्ट वरी अबाउट पाकिस्तान सपोर्ट ऑफ इस्लामिक मिलिटेंसी। इसी के साथ साथ जितने भी आपके इस्लामिक मिलिटेंसी और टेररिज्म होते हैं, जिसमें आपके एक्सट्रीमिस्ट जितने भी ग्रुप्स होते हैं, उनको जिस तरीके से पाकिस्तान सपोर्ट करता है, तो ये भी एक तरीके का बहुत बड़ा डेंजर है। और इसको कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। अगर हम लोग पाकिस्तान को कंट्रोल कर सकते हैं तो जितने भी इस्लामिक मिलिटेंसी और टेररिज्म में पैसा जाता है उसे भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस कारण से सेकंड पॉइंट, क्योंकि इसके पास, पाकिस्तान के पास इतने कैपेबिलिटीज हैं, ये डिस्ट्रक्शन फैला सकता है, इस कारण से भी ये इंपॉर्टेंट है। और अगर इंडिया के लिए लेसन का बात किया जाए तो अ लेसन फॉर अस इन इंडिया इज दैट द मोर वी कैस्टिगेट पाकिस्तान द मोर वी प्ले इनटू इस्लामाबाद हैंड। हम लोग जितना उससे दूर जाएंगे पाकिस्तान से, उतना ज्यादा हम लोग इस्लामाबाद के हाथों में, मतलब पाकिस्तान के हाथों में हम लोग खेलेंगे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान लीडर्स आर नॉट ओवरली एम्बैरेस्ड बाय देयर डार्क रेपुटेशन। उन्हें फर्क नहीं पड़ता है उनकी कैसी इज्जत है। इंडीड दे यूज देयर इमेज एज एन इंटरनेशनल पॉइजन पिल टू रीइंफोर्स ग्लोबल कंसर्न्स ओवर द कंट्रीज पॉसिबल डिसरप्टिव रोल। इसके ऊपर उसने ये इमेज बना के रखा है कि इंटरनेशनली वो एक पॉइजन पिल है और ये ग्लोबल कंसर्न हो सकता है कि किस तरीके से अगर उसे कंट्रोल ना किया जाए तो वो एक तरीके से डिसरप्टिव रोल प्ले करेगा अपने नेबर्स के अराउंड भी और इन ग्लोबल वर्ल्ड ऑल्सो। वो किस तरीके से इस्लामिक, क्योंकि अगर जितने भी आपके टेररिज्म होते हैं वो डेफिनेटली एक जगह पे, एक रीजन पे फोकस नहीं होते हैं। जब 9/11 हुआ तो उसका असर हमें यूएस में भी देखने को मिला, फ्रांस में भी बहुत सारे ऐसे टेररिस्ट एक्टिविटीज होते हैं, यूरोप में भी होने लगे हैं और बहुत हद तक उसका फंडिंग और उसका सपोर्ट पाकिस्तान से मिलता है। तो अगर उसे कंट्रोल ना किया जाए, उसे टैकल ना किया जाए, तो ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं बल्कि इवन फॉर द वेस्टर्न वर्ल्ड भी ये एक प्रॉब्लम बन सकती है। तो ये तो था सेकंड पॉइंट उसका। और तीसरा पॉइंट अब क्या है? कॉन्ट्ररी टू आवर बिलीव दैट पाकिस्तान इज अ प्यूनी एंटिटी, आवर नेबर हैज 5 एसेट्स दैट मेक इट बोथ फेयर्ड एंड अट्रैक्टिव। अब हम लोग भले इसे नकारा मानते हैं कि पाकिस्तान नकारा है, कुछ नहीं है, बट इसके बावजूद हमारे नेबर के पास 5 ऐसे एसेट हैं जिसके कारण उसे डरा जा सकता है और वो अट्रैक्टिव है बाकी मेजर पावर्स के लिए। कौन कौन से? तो इट्स मिलिट्री, इट्स डेमोग्राफिक, इस्लामिक, इस्लामिक डायस्पोरिक एंड अलायंस पावर। ये 5 पॉइंट ऐसे हैं जिसके कारण पाकिस्तान एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है और ये 5 एसेट्स उसे अट्रैक्टिव बनाते हैं बाकी सारे मेजर पावर्स के लिए भी। Above all, Pakistan is formidable military power with 500,000 men in uniform. Its armed forces are among the biggest in the world. अगर हम लोग शेयर नंबर्स की बात करें तो पाकिस्तान के पास उसके आर्म्ड फोर्सेज में इनफ मैन है कि वो वन ऑफ द बिगेस्ट आर्मीज इन द वर्ल्ड के, अगर टॉप 10 का आप लिस्ट बनाओ उसमें आता है वो, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर शेयर नंबर्स। इन एडिशन इट इज ऑल्सो अ न्यूक्लियर पावर, वो न्यूक्लियर पावर भी है विथ रफली 200 न्यूक्लियर वेपन्स। और ये तो ऑफिशियल फिगर्स है, तो इंडिया के बराबरी तो ये अपने ऑफिशियल फिगर्स 200 न्यूक्लियर वेपन्स पे ही आ रहा है, बट इसके अलावा देयर इज एविडेंस दैट इट मे हैव मोर वॉरहेड्स देन इंडिया। सीक्रेटली वो कितने वॉरहेड्स बना रहा है, कितने वो आपके न्यूक्लियर बम्स क्रिएट कर रहा है, ये कोई नहीं जानता है। प्लस एज आवर रिसेंट क्राइसिस विद पाकिस्तान शोड अस एंड द वर्ल्ड इट्स मिलिट्री इज कॉम्पिटेंट। हम लोग ने अभी अपना जो देखा रिसेंटली, जितने भी हमारे मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे, तो उसमें उसने अच्छे तरीके से, एक तरीके से हमें जवाब दिया था, या फिर जितने भी डॉग फाइट्स हुए थे तो उसमें भी उसकी कैपेबिलिटीज दिखी थी। बैक्ड बाय चाइनीज वेपन सिस्टम एंड रियल इंफॉर्मेशन फीड्स, इट गार्नर्स अटेंशन एंड रिस्पेक्ट। साथ ही साथ उसे बैकिंग मिली हुई है चाइनीज वेपन सिस्टम की, और उसके जो रियल इंफॉर्मेशन फीड्स हैं, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, वो सारे भी अटेंशन अट्रैक्ट करते हैं। पाकिस्तानी मिलिट्री पावर कुड ऑल्सो बी हार्नेस्ड फॉर अदर कंट्रीज फाइट्स। आर वी श्योर दैट इस्लामाबाद करंट कॉन्फ्लिक्ट विद अफगानिस्तान इज सिंपली अबाउट द ड्यूरेंट लाइन, Afghan backed militancy and separatism in Pakistan and a border protected rivalry between two neighbors? अगर अब हम लोग बात करें तो जो पाकिस्तान की मिलिट्री पावर है वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ स्टेट वॉरफेयर में यूज हो। अगर हम लोग अभी का एग्जांपल देख लें कि अफगानिस्तान के साथ उसके जितने भी इश्यूज हो रहे हैं, तो वो क्या सिर्फ इस कारण से हो रहे हैं कि ड्यूरेंट लाइन के आसपास वाली कॉन्फ्लिक्ट है, या फिर जो अफगान बैक्ड मिलिटेंसी है उनके कारण, या फिर पाकिस्तान में ये जो सेपरेटिज्म वाला आपका पूरा का पूरा हुआ है उसके कारण? जी नहीं। It is possible that foreign powers are using Islamabad against the Afghan Taliban. ये भी पॉसिबल है कि अभी भी फॉरेन पावर्स इस्लामाबाद को यूज कर रही हैं अगेंस्ट देयर फाइट विद द अफगान तालिबान। तो पाकिस्तानी पावर इज नॉट सिंपली मिलिट्री, सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री के पावर नहीं है। दिस इज अ कंट्री ऑफ अराउंड 260 मिलियन पीपल, मेकिंग इट द 5th मोस्ट पॉपुलस ग्लोबली।
अगर पाकिस्तान की पॉपुलेशन की बात की जाए तो ये अराउंड 260 मिलियन पीपल की है और ये इसे वर्ल्ड की 5th मोस्ट पॉपुलस कंट्री बनाती है। बाय 2050 सम एस्टिमेट्स पुट इट्स पॉपुलेशन एट बिटवीन 340 एंड 380 मिलियन। अगर कुछ एक्सपेक्टेशंस की बात की जाए तो 2050 तक ये 340 से 380 मिलियन तक हो जाएंगे, जिससे ये थर्ड लार्जेस्ट बन सकता है, बिहाइंड ओनली इंडिया एंड चाइना। तो लाइक इंडिया इट विल हैव अ ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ यंग पोटेंशियली प्रोडक्टिव पीपल। अगर इसने अपने इकोनॉमिक एक्ट को अच्छे से मैनेज कर लिया तो इट कैन ऑल्सो बी अ लार्ज मार्केट, जिसमें कि बाकी सारे कंट्रीज सेल करेंगे और इन्वेस्ट करेंगे। तो विल एनी मेजर पावर गिव अप ऑन पाकिस्तान गिवन इट्स डेमोग्राफी? तो क्या कोई भी बड़े पावर्स, मेजर पावर्स पाकिस्तान पे इतने जल्दी गिव अप कर देंगे अगर वो उसका पोटेंशियल देखते हैं कि वो आगे कितना एक बड़ा मार्केट हो सकता है उनके लिए? उसी तरीके से अनदर कंपोनेंट ऑफ पाकिस्तान पावर कम्स फ्रॉम इट्स पोजीशन इन द ग्लोबल मुस्लिम कम्युनिटी। एक और पावर कहां से आता है पाकिस्तान के पास? उसका जो ग्लोबल मुस्लिम कम्युनिटी में उसका पोजीशन है। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री इन द वर्ल्ड अगर पॉपुलेशन के टर्म में बात किया जाए तब। अब वाइल इट इज पुअर देन मेनी अदर मुस्लिम कंट्रीज, ये तो जाहिर सा बात है, जग जाहिर है कि वो बहुत गरीब कंट्री है अगर बाकी मुस्लिम कंट्रीज से कंपेयर किया जाए, बट स्टिल इट इज इन्फ्लुएंशियल इन ग्लोबल इस्लाम बाय शेयर साइज ऑफ नंबर्स। लेकिन वो सिर्फ अपने नंबर्स के कारण, क्योंकि वो सेकेंड लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री है, वो काफी इन्फ्लुएंशियल है ग्लोबल इस्लाम में। इट्स डेमोग्राफिक साइज इज एम्पलीफाइड बाय इट्स मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक पावर। साथ ही साथ उसके इस साइज के साथ जो उसकी मिलिट्री है और जो उसकी डिप्लोमेटिक पावर है वो भी उसे एक इंपॉर्टेंस देती है। हम लोग कुछ भी सोचे, वॉट एवर वी मे थिंक इन इंडिया, पाकिस्तान मिलिट्री इंक्लूडिंग इट्स इस्लामिक बॉम्ब इज अ सोर्स ऑफ एनवी, प्राइड एंड कंफर्ट टू मुस्लिम्स एल्सवेयर। हम लोग भले उसको पाकिस्तान को ऐसे हल्के में ले लें, लेकिन पाकिस्तान की जैसे मिलिट्री है और वो जिस तरीके से अपने आप को एक इस्लामिक बॉम्ब की तरह वो अपने आप को डिपिक्ट करता है, तो ये एक बहुत बड़ा सेंस ऑफ प्राइड होता है अदर मुस्लिम्स के लिए भी, जो कि बाकी अलग अलग जगह पे रहते हैं। उन्हें ये लगता है कि कल को अगर कुछ इस्लामिक वॉर हुआ, कल कुछ भी ऐसा हुआ जो इस्लाम के अगेंस्ट या इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म के अगेंस्ट हो, तो पाकिस्तान उन्हें उस समय सपोर्ट कर सकता है। Beyond this, its diplomats are suave and effective, not just in the West and China, where much of their attention is focused. Pakistan diplomacy is also a force in the Muslim world. अब इसके साथ अगर बात की जाए तो जो पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स हैं वो भी काफ़ी इफेक्टिव है, और वो सिर्फ वेस्ट या चाइना में ही नहीं जहाँ पे उनका सबसे ज़्यादा फोकस है अभी, इवन मुस्लिम वर्ल्ड में भी पाकिस्तान की डिप्लोमेसी एक मजबूत पकड़ बना रखी है। Apex Organization of Islamic Operation OIC, China, Russia, and the US and others who have stakes in the stability of Islamic world cannot ignore Islamabad's influence. तो जो OIC है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक ऑपरेशन, चाइना, रशिया और यूएस, जिनके जिनके भी स्टेक्स हैं इस्लामिक वर्ल्ड में, वो कभी भी पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वी इन इंडिया कंसिडर आवर डायस्पोरा सोर्स ऑफ पावर। हम लोग इंडिया में ये चीज़ तो जाहिर सा बात है कंसिडर करते हैं कि हमारी जो डायस्पोरा है, मतलब हमारे लोग जो कि अदर कंट्रीज में अभी रहते हैं, वो हमारे लिए एक सोर्स ऑफ पावर है। उसी तरीके से जो द पाकिस्तानी डायस्पोरा इज नॉट एज लार्ज और इन्फ्लुएंशियल एज इंडियाज, बट इट कैन नॉट बी डिसमिस्ड। अगर हम लोग देखें तो पाकिस्तान का डायस्पोरा उतना बड़ा और उतना इन्फ्लुएंशियल तो नहीं है जैसे कि इंडिया का है, लेकिन इसे हम लोग आसानी से डिसमिस भी नहीं कर सकते हैं। Between 1995 and 2020, the UN World Migration Report estimates 6.14 million Pakistanis emigrated, placing it in sixth position. अगर हम लोग 1995 और 2020 के बीच का अगर हम लोग डेटास को देखें तो यूएन वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट के हिसाब से 6.14 मिलियन पाकिस्तानी एमिग्रेट किए हैं, और इससे इसका ग्लोबल पोजीशन सिक्स्थ आ जाता है। India had 17.79 million immigrants. The total size of its diaspora is uncertain, but it could be around 10 to 11 million. अब टोटल साइज एक्चुअल नंबर्स में क्या है उससे हमें मतलब नहीं है, बट लमसम वो 10 से 11 मिलियन के बीच में है। इट इज लेस देन वन थर्ड ऑफ इंडियाज, और ये इंडिया से अगर हम लोग कंपेयर करें तो वो लेस देन वन थर्ड है। बट स्टिल द डायस्पोरा इज लार्जली इन सऊदी अरेबिया, गल्फ एंड द एंग्लोस्फेयर। एंग्लोस्फेयर से हमारा मतलब है जितने भी आपके ब्रिटेन के अराउंड जितने भी कंट्रीज है, यूरोपियन, वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज है वहां पे। लाइक अदर डायस्पोरिक कम्युनिटीज, पाकिस्तानीज अब्रोड बिल्ड पॉलिटिकल, लॉबिंग एंड इकोनॉमिक पावर। और जिस तरीके से अदर डायस्पोरिक कम्युनिटीज होते हैं, पाकिस्तान के भी डायस्पोरिक कम्युनिटीज में अच्छा पॉलिटिकल पावर है, उनके पास भी कुछ लॉबी करने के लिए उनके ग्रुप्स बने हुए हैं, इकोनॉमिक पावर भी है। एंड होस्ट गवर्नमेंट्स मस्ट रेकन विद देयर इन्फ्लुएंस। और जो भी गवर्नमेंट उन्हें होस्ट कर रही है, चाहे वो अगर वो यूएस में है या ब्रिटेन में है, तो वो भी इस चीज को वो नकार नहीं सकते हैं, उससे वो इग्नोर नहीं कर सकते हैं।
Finally, Pakistan has alliance power. It was a formal ally of the US in the SEATO and CENTO in the 1950s and 1960s. अब फाइनली पाकिस्तान के पास अलायंस पावर भी है, क्योंकि अगर हमने जैसा कि पढ़ा होगा अपने फॉरेन पॉलिसीज में और इंटरनेशनल रिलेशंस में कि पाकिस्तान यूएस का एक फॉर्मर अलाई रह चुका है 1950s और 60s के बीच में, जब हम इंडिया में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के मेन प्रोपोनेंट थे। उस समय पाकिस्तान और यूएस एक फॉर्मल अलाई थे और उसने पाकिस्तान ने सीएटो और सेंटो के टाइप के कुछ अग्रीमेंट्स भी किए हुए थे। इट हैज बीन अ क्वासी अलाई ऑफ चाइना सिंस 1963 and was a quasi ally of both China and the US against the Soviet Union in the 1980s। और ये क्वासी अलाई था बोथ चाइना का भी और यूएस का, जब वो सोवियत यूनियन के अगेंस्ट थे 1980s में। It was also forced to be a quasi ally of the US in Afghanistan after the events of September 11, 2001। साथ ही साथ जितने भी यूएस के 9/11 वाले हमले के बाद अफगानिस्तान में यूएस ने अपने सारे ऑपरेशंस किए और जितना भी उसका जो फाइट अगेंस्ट टेररिज्म था उसमें भी उसने यूएस का एक क्वासी अलाई की तरह काम किया था। खैर वो अलग बात है कि अल्टीमेटली ओसामा बिन लादेन पकड़ा गया पाकिस्तान से ही, बट इनिशियली तो वो क्या एक क्वासी अलाई था यूएस में। फॉर ईयर्स इट हैज पार्टनर्ड विद सऊदी अरेबिया मिलिटरीली। सऊदी अरेबिया के साथ उसके अच्छे मिलिट्री रिलेशंस हैं, उनकी रेगुलर मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती है, इंक्लूडिंग इंटरमिटेंटली स्टेशनिंग ट्रूप्स ऑन सऊदी सॉइल। साथ ही साथ सऊदी सॉइल पे मतलब सऊदी अरेबिया के लैंड पे उसके कुछ ट्रूप्स भी स्टेशनड है। एंड इट हैज जस्ट साइंड एन अलायंस पैक्ट विथ रियाद विच अपेरेंटली इंक्लूड्स न्यूक्लियर प्रोटेक्शन। साथ ही साथ उसने रियाद के साथ कुछ ऐसे अभी एग्रीमेंट भी किए हैं जिसके कारण उसे न्यूक्लियर प्रोटेक्शन भी मिलेगा। तो इट्स विलिंगनेस टू एंटर अलायंस लाइक रिलेशनशिप मेक इट्स अट्रैक्टिव टू दीज पावर्स इवन नाउ। तो जिस तरीके से पाकिस्तान ये ईगरनेस ये विलिंगनेस दिखाता है कि वो अलायंस का भी पार्ट बन सकता है, इससे वो और सारे मेजर पावर्स की नज़र में बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन बन के आता है, उभर के आता है। In sum, galling as it is, we must recognize that Pakistan cannot be dismissed in strategic terms। तो अगर इन सम हम लोग देखें तो पाकिस्तान को हम लोग डिसमिस नहीं कर सकते हैं इन द स्ट्रैटेजिक टर्म्स, किस तरीके से वो स्ट्रैटेजिक रिलेशंस में स्ट्रैटेजिक टर्म्स पे वो इंपॉर्टेंस प्ले करता है। पावरफुल अदर्स विल कंटिन्यू टू एंगेज विद इट डिस्पाइट देयर स्ट्रॉन्ग टाइज टू इंडिया। और जितने भी अदर पावरफुल नेशंस हैं वो उससे कंटिन्यू करेंगे अपने रिलेशंस। तो ये अलग बात है कि इंडिया के साथ भी उनके स्ट्रॉन्ग टाइज है, बट दे विल कंटिन्यू टू एंगेज विथ इट। So our diplomacy must be cool-headed in thinking about Pakistan place in the world and our policies towards it। तो हमें ये हमारे डिप्लोमेसी को भी एक कूल हेडेड के साथ पाकिस्तान को डील करना होगा और ये चीज कंसिडर करना पड़ेगा कि पाकिस्तान का क्यों इतना इंपॉर्टेंस है ग्लोबल वर्ल्ड में, क्यों सारे मेजर पावर्स उसकी तरफ इतना ध्यान दे रहे हैं। इरिटेशन एंड कंडेसेंशन आर नॉट इनफ। और जस्ट बिकॉज हमारे कुछ अपने उससे पहले से लड़ाई है, कॉन्फ्लिक्ट है और इसके कारण हमारे जितना भी हेट इरिटेशन और हम इससे कॉन्डेसेंट करते हैं, नीचा दिखाते हैं, वो चलो खैर अपने जगह, बट डिप्लोमेसी को ये चीज कूल हेडेड होकर सोचनी चाहिए कि हमें पाकिस्तान को किस तरीके से डील करता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल द पाकिस्तान प्रॉब्लम। और इसमें हमने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान अपना लेवरेज ले रहा है और पाकिस्तान का क्या इंपॉर्टेंस बनता है जिसके कारण से सारे ग्लोबल मेजर पावर्स उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपने इस आर्टिकल्स को मेरे साथ साथ अच्छे से पढ़ा होगा साथ में, तो आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे की टर्म्स है, की वर्ड्स है जो कि एक डिप्लोमेटिक लैंग्वेज बनाते हैं और आप जब भी अपना आंसर राइटिंग करोगे तो उन सारे वर्ड्स का इस्तेमाल करोगे ही करोगे। तो दैट्स व्हाई रीडिंग आर्टिकल्स बिकम मोर इंपॉर्टेंट एंड मच इंपॉर्टेंट फॉर दोज हु हैव द PSIR ऑप्शनल। तो ये तो हुआ हमारा पहला आर्टिकल द पाकिस्तान प्रॉब्लम। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे, दैट इज द राइज ऑफ द न्यू पीस मेकर्स। तो आप लोग हमेशा ये चीज ध्यान देना कि और किसी के आर्टिकल्स करो या ना करो, टी राजा मोहन के आर्टिकल्स को आपको हमेशा इस पे फोकस करना है, क्योंकि ये जितने भी चीज इंटरनेशनल रिलेशंस के अराउंड होते हैं, हमारे फॉरेन पॉलिसीज के अराउंड होते हैं, उन पे इनके हर एक ट्यूसडे या वेडनेसडे को एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता ही आता है। जैसे कि इस आर्टिकल में इन्होंने बात किया है कि किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन को यूज किया जा रहा है एज अ डिप्लोमेसी। और पहले ये सारे जितने भी पीस मेकर्स के रोल होते थे वो या तो वेस्टर्न पावर प्ले करती थी या फिर यूनाइटेड नेशंस प्ले करती थी। ये लोग किसी भी दो डिस्प्यूटेड रीजन्स के बीच में एक तरीके से पीस बनाने का काम करते थे। बट रिसेंटली हम लोग इसमें कुछ चेंजेस देख रहे हैं और वो चेंजेस क्या है ये अभी हम लोग इस पूरे के पूरे आर्टिकल में देखेंगे। तो as violence escalated between Pakistan and Afghanistan last week, the initiative to stop it did not come from Washington but from the Middle East। तो हम लोग ने देखा था कि किस तरीके से लास्ट वीक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जैसे वायलेंस एस्केलेट हुआ,
तो जो ये इनिशिएटिव थी कि इन दोनों के बीच में अब पीस करवाना है, वो हमेशा की तरह वॉशिंगटन के द्वारा नहीं आई बल्कि मिडल ईस्ट के द्वारा आई। द पाक अफगान सीज फायर टॉक्स टुक प्लेस इन दोहा विथ टर्किश इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स इन अटेंडेंस। ये पूरा का पूरा जो टॉक था सीज फायर का, ये दोहा में हुआ और इसी के साथ साथ टर्किश इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स भी वहां पे मौजूद थे। जो नेक्स्ट मीटिंग है वो भी मोस्ट लाइकली टर्की में ही होगी। तो ये एक तरीके से स्ट्राइकिंग डिपार्चर दिखाता है पास्ट से, क्योंकि पास्ट में ज्यादा से ज्यादा जितने वेस्टर्न पावर्स थे, यूएस थी, ये ज्यादातर इन्वॉल्व होते थे पीस मेकिंग में। 20th सेंचुरी में पीस टॉक्स बस सिनोनिमस विद यूरोपियन वेन्यूज, जितने भी यूरोप के वेन्यूज हैं, जिनीवा हो गया आपका, स्विट्जरलैंड में हो गया, तो ये सारे वेन्यूज पे हुआ करते थे। इन 1980s सोवियत मिलिट्री विड्रॉवल फ्रॉम अफगानिस्तान वाज नेगोशिएटेड इन जिनीवा। जो इजराइल और पीएलओ के बीच में जो टॉक हुआ था आफ्टर अमेरिकाज फर्स्ट गल्फ वॉर इन नॉर्वे, और उसी से आया था हमारा ऑस्लो अकॉर्ड 1993 में। इसका भी जो इसको साइन किया गया था, कहाँ किया गया था? वॉशिंगटन में किया गया था। अगर हम लोग इस मंथ ही देखें, अर्लियर दिस मंथ द गाजा पीस डील वाज साइंड इन द इजिप्ट शर्म एल शेख आफ्टर नेगोशिएशंस लेड बाय द यूएस विद सपोर्ट फ्रॉम इजिप्ट, कतर एंड टर्की। तो यहां भी हम लोग देख रहे हैं पूरा का पूरा रोल कौन प्ले कर रहा है? मिडल ईस्ट कंट्रीज। जैसे कि जो गाजा की पीस डील हुई थी वो साइन हुई थी शर्म एल शेख में। इस नेगोशिएशन को लीड तो यूएस कर रहा था, लेकिन सपोर्ट किसका किसका था? इजिप्ट, कतर और टर्की का। वाइल डोनाल्ड ट्रंप नाउ लीड्स अ डायरेक्ट पीस एफर्ट इन यूक्रेन। हम लोग सभी जान रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कितना भूखा है अभी वो पीस प्राइज लेने के लिए। वो चाह रहा है कि हर जगह जाके किसी भी तरीके से पीस मेकिंग करे, जहां भी आपका डिस्प्यूट हो रहा है उसको जाके रिजॉल्व करने का कोशिश किया जाए, अपने आप को एक पीसफुल लीडर के तौर पे पोर्ट्रे करने के लिए। तो वाइल डोनाल्ड ट्रंप नाउ लीड्स अ डायरेक्ट पीस एफर्ट इन यूक्रेन, मिडल ईस्टर्न स्टेट्स, यूक्रेन और मिडल ईस्टर्न स्टेट्स में भी उसने अपने ये रोल प्ले किए हैं। टर्की, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई, इन्होंने भी एक काफी क्रूशियल रोल प्ले किया है इन ब्रोकरिंग टॉक्स बिटवीन मॉस्को एंड कीव। जो रशिया यूक्रेन का वॉर है, इसके बीच में किस तरीके से इसका ब्रोकरेज किया जाए, किस तरीके से इसको मीडिएट किया जाए, इसमें यूएस के अलावा टर्की, कतर और सऊदी अरेबिया एंड इवन यूएई ने भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अनदर बिग चेंज इज द डिक्लाइनिंग रोल ऑफ द यूएन। अब हम लोग देख रहे हैं धीरे धीरे यूएन का जो रोल हो रहा है वो ग्लोबल पॉलिटिक्स में, जियोपॉलिटिक्स में बहुत ही डिक्लाइन करते जा रहा है। इट वॉज सेंट्रल टू द अफगान पीस प्रोसेस इन द 1980s। अगर यही हम लोग इन कॉन्ट्रास्ट देखें, जब 1980s था तो 1980s में जितने भी अफगान के पीस प्रोसेस हुए थे वो सारे के सारे यूएन के सपोर्ट से ही हुए थे। और इवन ओस्लो अकॉर्ड्स को भी सपोर्ट किसने किया था? यूएन ने किया था। बट टुडे द यूएन इज एब्सेंट, चाहे वो बात हो अफगानिस्तान की या फिर बात हो मिडल ईस्ट की। इंस्टेड ट्रंप हैज फ्लोटेड अ बोर्ड ऑफ पीस। इसके बदले ट्रंप ने क्या किया? एक बोर्ड ऑफ पीस बनाया है और उसका हेड अपने आप को खुद को ही बना दिया है, टू ओवरसी द गाजा एग्रीमेंट, ताकि ये जो इजराइल और गाजा के बीच में एग्रीमेंट हो इसे ओवरसी किया जा सके, इसे देखा जा सके। तो ये जो नई डिप्लोमेसी ऑफ मीडिएशन, ये क्या हाईलाइट कर रहा है कि कितने अनकन्वेंशनल प्लेयर्स हैं। कन्वेंशनल प्लेयर्स कौन होते हैं? जो हमेशा से करते आ रहे हैं, यूएस, यूरोप, ये सारे कंट्रीज। बट अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे अनकन्वेंशनल प्लेयर्स आ रहे हैं, जैसे कि टर्की, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई और साथ ही साथ चाइना भी। इन्होंने अपने आप को कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में, जो डिस्प्यूटेड लैंड है उसके रिजोल्यूशन में वेस्टर्न पावर को पूरा तरीके से देखा जाए तो उसके पैरेलल में काम करना स्टार्ट कर लिए हैं। और हम लोग तो ये भी देख ही रहे कि किस तरीके से यूएन का रोल वीकेंड होते जा रहा है। तो मेडिएशन इज बिकमिंग अ न्यू मार्कर ऑफ द ग्लोबल रिलेवेंस एंड इवन मोर सिग्निफिकेंटली ऑफ पावर प्रोजेक्शन। तो साथ ही साथ ये भी दिखाता है किस तरीके से मेजर पावर्स या फिर ऐसे अनकन्वेंशनल कंट्री अपना पावर प्रोजेक्शन कर रहे हैं। मतलब जाहिर सा बात है, जब भी दो गुटों में लड़ाई होती है, किसी भी दो पार्टीज में लड़ाई होगी, तो जो एक पावरफुल एंटिटी है वही उन दोनों के बीच के लड़ाई को सुलझा सकता है। अगर आपके और आपके नेबर के बीच में लड़ाई हो तो कोई भी ऐसा राह चलते हुआ कोई भी आदमी तो उसे आके निपटा नहीं सकता है, अनलेस एंड अनटिल कोई एक पावरफुल पोजीशन में, चाहे वो आपके सोसाइटी का सेक्रेटरी हो या कोई भी ऐसा पोजीशन पे हो जो कि एक पावर होल्ड करता है। क्योंकि किसी दो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना भी अपने आप में एक पावर प्रोजेक्शन है कि आई हैव दैट कैपेबिलिटी दैट आई कैन मीडिएट बिटवीन टू डिस्प्यूटेड रीजन्स और कंट्रीज एंड आई कैन सॉल्व द इशू एंड प्ले द रोल ऑफ अ पीस मेकर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पावर प्रोजेक्शन को भी शो करता है। अब जैसे कि टर्की है, टर्की अ राइजिंग रीजनल पावर एट द क्रॉसरोड्स ऑफ यूरोप, अफ्रीका, द मिडल ईस्ट एंड एशिया has been at the forefront of the new peace diplomacy। अब टर्की जो कि अब एक राइजिंग रीजनल पावर बन जा रहा है रिसेंट पास्ट में,
और क्योंकि उसका जो लोकेशन है वो भी ऐसा है जहां पे वो यूरोप, अफ्रीका, मिडल ईस्ट और एशिया के क्रॉस रोड्स पे है, और ये एक नया पीस डिप्लोमेसी को लेके आगे चल रहा है, इसको अपने फोरफ्रंट पे रखे हुए है। इट हैज बीन एन एक्टिव चैंपियन ऑफ मेडिएशन इन वेरियस इंटरनेशनल फोरम्स, और ये एक काफी एक्टिव चैंपियन है मेडिएट करने के लिए बहुत सारे इंटरनेशनल फोरम्स में, चाहे वो यूएन हो या फिर आपके ओआईसी हो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, एंड हैज बीन होस्टिंग सेवरल कॉन्फ्रेंसेज एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑन मेडिएशन। साथ ही बहुत सारे ऐसे कॉन्फ्रेंसेज और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ही रन कर रहा है जहां पे ये मेडिएशन प्रोवाइड करते हैं बिटवीन टू डिस्प्यूटेड कंट्रीज। अंकारा हैज सेट अप अ डिवीजन ऑन इंटरनेशनल पीस एंड मेडिएशन विद इन इट्स फॉरेन ऑफिस, और अंकारा जो है वो कैपिटल है टर्की की। तो जब भी आप फॉरेन पॉलिसीज में आप देखो कि अगर मॉस्को यूज होता है तो वो रशिया के लिए होता है, उसी तरीके से जैसे यहाँ पे अंकारा यूज हुआ है तो ये अंकारा किसके लिए है? टर्की के लिए है। तो अंकारा हैज सेट अप अ डिवीजन ऑन इंटरनेशनल पीस एंड मेडिएशन, अपने फॉरेन ऑफिस में ही उसने एक सेटअप किया इंटरनेशनल पीस और मेडिएशन ऑफिस, जहां पे उस पर सिर्फ और सिर्फ उन सारे चीजों पे पॉलिसीज बनेंगी कि किस तरीके से इंटरनेशनली हम लोग पीस बना के चल सकते हैं। साथ ही साथ कॉम्प्लीमेंटिंग इट्स डिप्लोमेटिक एफर्ट इज द एक्टिव रोल ऑफ टर्किश इंटेलिजेंस। अब इसके साथ साथ जो टर्किश इंटेलिजेंस है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि इस पूरे के पूरे रीजन में टर्किश इंटेलिजेंस का एक बहुत स्ट्रांग होल्ड है। उसे पता होता है कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें अभी डेवलप कर रही हैं, कौन से ऐसे कंट्री अपने कहाँ पे मिलिट्री डेवलपमेंट कर रही है, कहाँ पे क्या जियोपॉलिटिक्स सिग्निफिकेंस हो सकता है किसी भी इशू का। तो इस तरीके से टर्किश इंटेलिजेंस भी साथ ही साथ उसे कॉम्प्लीमेंट कर रही है टर्की के डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को। अब ये जितने भी पॉइंट्स मैंने हाईलाइट कर रखे हैं इस पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये कुछ सर्टेन फैक्ट्स को यहाँ पे शो करते हैं या फिर सर्टेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसे हम लोग अपने आंसर राइटिंग में फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे क्या है, अंकारा टर्न मेडिएशन इनटू स्ट्रेटेजिक कैपिटल आफ्टर द रशिया यूक्रेन वॉर ऑफ 2022, ट्रस्टेड बाय बोथ मॉस्को एंड कीव, इट ब्रोकर्ड द ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव। तो अंकारा ने किस तरीके से मेडिएशन को अपना स्ट्रेटेजिक फॉर्म बनाया था जब रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ था 2022 में, क्योंकि इसे दोनों पार्टी बोथ मॉस्को एंड कीव मतलब रशिया और यूक्रेन दोनों की तरफ से इसे ट्रस्ट मिला हुआ था, तो इसने वो ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, उसे ब्रोकर किया था। और उसी के साथ साथ ये ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव क्या था, अगर आप लोग को याद होगा तो जितने भी आपके वीट का एक्सपोर्ट होगा वो कहाँ कहाँ कौन कौन से पोर्ट पे होगा, इसके बीच का एक एग्रीमेंट हुआ था ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव। उसी के साथ साथ जो प्रिजनर एक्सचेंजेस हुए थे उसका भी जो एग्रीमेंट हुआ था उसे किसने मीडिएट किया था, दैट वाज टर्की। अंकारा ऑल्सो प्लेड अ बैक चैनल रोल इन गाजा अलोंगसाइड कतर, इजिप्ट एंड द यूएस। साथ ही साथ जो गाजा में अभी डील हो रही है इसमें भी अंकारा ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। प्रेसिडेंट रेसेप तैयब अर्दोगान हैज sought to reclaim leadership of the Middle East through active engagement with Islamic movement। और जैसा कि हमने देखा है कि जो अर्दोगान है जो कि वहां के प्रेसिडेंट है टर्की के, वो अपने आप को एक न्यू खलीफा के तौर पे दिखाना चाहते हैं इन द मुस्लिम ब्रदरहुड एंड हमास। इस कारण से उनकी जो इंगेजमेंट है वो काफी एक्टिव है इस्लामिक मूवमेंट्स में। और टर्की इज हार्डली न्यूट्रल, इट इज अ नेटो मेंबर। अगर देखा जाए तो टर्की अभी भी नेटो का मेंबर है। तो इट कंडेम्ड रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन इन 2022, ब्लॉक्ड द रशियन नेवी इन द ब्लैक सी एंड सप्लाइड आर्म्स टू बोथ साइड। तो अभी भी ये क्या कर रहा है, दोनों तरफ आर्म्स को सप्लाई कर रहा है। भले इसने कंडेम कर लिया था कि हाँ रशिया ने जो अटैक किया यूक्रेन पे इट्स नॉट राइट, बट अगर देखा जाए तो वो हार्डली न्यूट्रल है, वो न्यूट्रल दिखाने को है बट वो है नहीं। Yet its ongoing collaboration with Moscow in the Middle East gave it leverage। जिस तरीके से ये कोलैबोरेट कर रहा है रशिया के साथ मिडल ईस्ट वाले रीजन में, इसके कारण इसे बहुत ही लेवरेज मिल रहा है। टॉक्स इन इस्तांबुल इन मिड 2022 केम क्लोज टू एन अनाउंसिंग अ सीज फायर। जो इस्तांबुल में टॉक्स हुई थी रिगार्डिंग रशिया यूक्रेन मिड 2022 में, वो लगभग लगभग सीज फायर पे आ गई थी। अब ये तो बात होगी आपकी टर्की की। अगर हम लोग कतर का देखा जाए तो कतर मीनवाइल हैज परफेक्टेड व्हाट स्कॉलर्स कॉल ए स्मॉल स्टेट मेगा पॉलिटिक्स। अब इन्हीं सारे कीवर्ड्स का मैं बात कर रहा हूं, ये सारे कीवर्ड्स आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं किस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं। तो कतर किस तरीके से उभर के आ रहा है, स्मॉल स्टेट मेगा पॉलिटिक्स। स्टेट अपने आप में छोटा है बट इसकी पॉलिटिक्स काफी ज्यादा है, मेगा पॉलिटिक्स कर रहा है। Long a supporter of groups such as Hamas and the Taliban, it used its wealth to keep them afloat in adversity। तो कतर ने अपने पैसे के दम पे ये जितने भी आपके इस्लामिक टेररिज्म या फिर इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म बोलो,
और वैसे ग्रुप्स हैं जैसे कि हमास हो गया, तालिबान हो गया, इसको जिंदा रखने का काम किया है अपने पैसे से फंड कर करके। जब वो एडवर्स पोजीशन में थे, एडवर्सिटी मतलब अपने बुरे दिन देख रहे थे तालिबान और हमास, उस समय में कतर इन्हें सप्लाई करता था अपने वेल्थ। इट ऑल्सो ब्रोकर्ड ह्यूमैनिटेरियन एक्सचेंजेस इन यूक्रेन। जितने भी ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स हुए यूक्रेन में, चाहे वो चाइल्ड रीयूनिफिकेशन हो, इसे बैक किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड द कतर फंड फॉर डेवलपमेंट। तो कतर हैज प्रोजेक्टेड इन्फ्लुएंस फार बियॉन्ड इट साइज। अपने साइज से ज्यादा बढ़ के इसने इन्फ्लुएंस को दिखाया है, किस तरीके से वो सारे के सारे मिडल ईस्ट और डिस्प्यूटेड रीजन में अपना इन्फ्लुएंस करता है। तो टर्की एंड कतर आर नो नॉर्डिक स्टाइल न्यूट्रल मीडिएटर्स। नॉर्डिक स्टाइल का मतलब जितना हमारा नॉर्वे स्वीडन वाला रीजन है, वो जिस तरीके से एक न्यूट्रल मीडिएटर्स की तरह आते थे, टर्की और कतर उस तरीके से नहीं है। दे आर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन कॉन्फ्लिक्ट्स। उनका भी, वो भी एक तरीके से एक्टिव पार्टी है उस कॉन्फ्लिक्ट में। कहीं ना कहीं उनका भी कुछ फायदा होगा, उनका भी कुछ नुकसान होगा, तो इस कारण से वो इसमें इन्वॉल्व है, ना कि इस कारण से कि वो दोनों में लड़ाई हो रहा है तो चलो इसे जाके सुलझा दिया जाए, एक पीस बनाया जाए। नहीं, ये कहाँ होता था? जो नॉर्डिक स्टाइल न्यूट्रल मीडिएटर्स होते थे, नॉर्वे स्वीडन वाले। ये जो टर्की और कतर है, इनका काम क्या हो रहा है? इनको पता है कि इस कॉन्फ्लिक्ट में उनका भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्टिव पार्टिसिपेंट रहेगा, उसका इफेक्ट उनके भी ट्रेड पे, उनके भी जियोपॉलिटिक्स पे पड़ेगा, इस कारण से वो इन्वॉल्व है इसमें। उसी तरीके से अगर बात की जाए आगे, तो सऊदी अरेबिया अंडर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हैज टर्न पीस डिप्लोमेसी इनटू अ टूल फॉर प्रेस्टीज। अब सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद सलमान, उन्होंने इस पीस डिप्लोमेसी को अपने प्रेस्टीज का पार्ट बनाया है। 2023 में जो जेदा समिट हुई थी यूक्रेन के लिए, एंड जो 2025 में यूएस रशिया मीटिंग हुई थी रियाद में, ये दिखाता है कि किस तरीके से सऊदी अरेबिया भी एक न्यू ग्लोबल पावर के तौर पे आ रहा है। इट एफर्ट्स इन येमेन एंड सूडान हैव हैड मिक्स्ड रिजल्ट। अब सऊदी ने जितने भी एफर्ट्स किए थे येमेन में या फिर सूडान में, उसके रिजल्ट्स तो मिक्स्ड रहे, बट ये वो दिखाते हैं, उसके एफर्ट्स ये दिखाते हैं कि रियाद किस तरीके से ईगरनेस दिखा रहा है कि अपने आसपास में अरब रीजन्स में, गल्फ रीजन में वॉर और पीस को कंट्रोल करके रखा जा सके। अब उसके ठीक अपोजिट अबू धाबी क्या कर रहा है? ये क्वाइट मेडिएशन की तरह जा रहा है। अगर क्वाइट मेडिएशन का मतलब इससे उतना शो ऑफ, और जिस तरीके से मोहम्मद बिन सलमान को दिखाना है कि अरे वो बहुत एफर्ट लगा रहे हैं, अबू धाबी ये क्वाइटली कर रहा है, ये एक क्वाइट मेडिएशन की तरह परसू कर रहा है। बिटवीन 2024 एंड 2025 इट फैसिलिटेटेड मोर देन अ डजन रशिया यूक्रेन प्रिजनर एक्सचेंज। मतलब 2024 और 25 के बीच में इसने एक दर्जन से भी ज्यादा, 12 से ज्यादा रशिया यूक्रेन के प्रिजनर एक्सचेंज के अग्रीमेंट कराए, इंक्लूडिंग वन फ्रीइंग 2500 डिटेनीज, जिसमें कि एक ऐसा भी था जिसमें 2500 डिटेनी थे। बट इसने कभी भी ऐसा जो शो ऑफ वाला हो जैसे कि सऊदी अरेबिया करना चाहता है, यूएई ने इसे बहुत क्वाइटली किया। इट ऑल्सो मीडिएटेड बिटवीन अर्मेनिया एंड अजरबैजान एंड ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स इन गाजा इन कोऑर्डिनेशन विद द ईयू, सिप्रस एंड द यूएस। और साथ ही साथ इसने अर्मेनिया, अजरबैजान में मीडिएशन कराया। जितने भी गाजा में ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स बने थे, मतलब कि उस कॉरिडोर्स के थ्रू जितने भी कॉमन पीपल्स थे उन्हें निकाला जा रहा था, रेस्क्यू किया जा रहा था, उसमें भी एक बड़ा रोल प्ले किया था। द यूएई रिपोर्टेडली प्लेड अ रोल इन ब्रोकरिंग द इंडिया पाकिस्तान सीज फायर ऑफ 2021। ये सेम यही चीज मैं बोलता हूं कि किस तरीके से आपको कीवर्ड्स पे ध्यान देना है। यहां पे इसने क्या लिखा है? द यूएई रिपोर्टेडली, मतलब कि ऐसा रिपोर्ट आया था, ये कंफर्म्ड न्यूज नहीं है। तो जब भी डिप्लोमेसी में, इंटरनेशनल रिलेशंस में हम लोग डायरेक्टली किसी पॉइंट को अपना मेक नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल वो प्रूवन फैक्ट हो। तो यूएई ने रिपोर्टेडली, ऐसा रिपोर्ट आया है कि जो इंडिया पाकिस्तान का सीज फायर हुआ था 2021 में, उसमें यूएई का भी एक इंपॉर्टेंट रोल रहा था। तो लाइक रियाद एंड दोहा, अबू धाबी इज कन्वर्टिंग वेल्थ इनटू डिप्लोमेटिक क्लाउड। तो जिस तरीके से रियाद और दोहा अपने पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट को आगे रखने के लिए, उस तरीके से यूएई भी अपने वेल्थ का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। बट द न्यू प्लेयर इन मेडिएशन टू वॉच आउट इज चाइना। लेकिन जो प्लेयर जिसपे सबसे ज्यादा अभी हमें देखना है रिगार्डिंग मेडिएशन, वो कौन है? चाइना। Once wary of entanglement, Beijing now casts itself as both great power and peacemaker। पहले यही चाइना जो कि ज्यादा इस सारे चीजों में उलझना नहीं चाहता था, अब अपने आप को वो क्या, एक तो बोथ ग्रेट पावर और पीसमेकर दोनों की तरफ पे अपने आप को दिखा रहा है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है 2023 का, जो सऊदी और ईरान के बीच में इसने एग्रीमेंट कराया था। ये एक लैंडमार्क था। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं, अगर आप थोड़ा भी फॉलो कर रहे हो जियोपॉलिटिक्स,
तो आपको पता होगा कि सऊदी अरेबिया और ईरान का बहुत पास्ट टाइम से एक हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहा है, चाहे वो सिया सुन्नी वाला रीजन हो या फिर उसके जितने भी आपके ऑयल से रिलेटेड मैटर्स हो। तो 2023 में सऊदी अरेबिया और ईरान जैसे ऐसे दो पोलर कंट्रीज को मिलाने का काम किया था चाइना ने, जो कि एक बहुत ही लैंडमार्क मोमेंट था। इसके साथ साथ ही येमेन में, अफगानिस्तान में और यूक्रेन रशिया में भी बैक चैनल्स के थ्रू चाइना ने बहुत मेडिएशन किया है। और रिसेंटली इजराइल गाजा वाले इशू में भी चाइना का रोल देखा जा रहा है। तो चाइना हैज आल्सो टेकन इंटरेस्ट इन कॉन्फ्लिक्ट विद बर्मा एंड बिटवीन ढाका एंड रंगून। जो म्यांमार और बांग्लादेश के बॉर्डर्स के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उन सारे में भी चाइना का एक अच्छा खासा रोल है। तो बीजिंग हैज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड दिस न्यू एक्टिविज्म बाय लॉन्चिंग द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीडिएशन। तो इसके लिए चाइना ने अपना एक नया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीडिएशन ही लॉन्च कर दिया है हांगकांग में, जिसमें जितने भी ग्लोबल साउथ के कंट्रीज हैं, इसको ये ऑफर कर रहा है कि मैं आपको मीडिएशन सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा। आपको जरूरत नहीं है वेस्ट की तरफ जाने के लिए, आपको जरूरत नहीं है कि यूएस और जितने भी आपके वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है आप उस पर निर्भर करो, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मेडिएशन कराऊंगा। Taken together, these cases show how mediation has become the new language of power। तो हमने अभी तक जितना ये सारा चीज देखा, इससे हम लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके से मेडिएशन एक नया लैंग्वेज बन रहा है पावर के लिए। फॉर टर्की इट इनहैंसेस बार्गेनिंग स्पेस विथ नाटो एंड रशिया एंड इंक्रीजेस इट्स इन्फ्लुएंस अक्रॉस द मिडल ईस्ट एंड यूरेशिया। टर्की के लिए ये इसका बार्गेनिंग पावर को इंक्रीज कर रहा है ताकि वो नाटो में और रशिया में दोनों तरफ पे अपने बार्गेनिंग पावर्स कुछ रख सके, साथ ही साथ मिडल ईस्ट में और इस्लामिक वर्ल्ड में अपना एक पोजीशन बना सके। फॉर कतर इट इंश्योर्स रिलेवेंस विद वॉशिंगटन वाइल बूस्टिंग इट्स रीजनल एजेंसी। कतर के लिए भी ये है कि वो यूएस से अपने रिलेशंस अच्छे बना के रखे, साथ ही साथ उसके रीजन में भी जितने कंट्रीज हैं उसमें भी एक अच्छा इमेज बना के रखे। उसी तरीके से रियाद और अबू धाबी के लिए इसका अपने लीडरशिप को स्ट्रेंथन करना और ग्लोबल साउथ में अपना एक दबदबा बनाना, ये उनका एक एम है। फॉर बीजिंग इट एडवांसेस इट्स एम्बिशन टू रीशेप ग्लोबल गवर्नेंस। और चाइना के लिए ये एक उसका एम्बिशन है जो कि ग्लोबल गवर्नेंस में अपने आप को आगे रखना। जिस तरीके से इसके पहले लेट 20th सेंचुरी में यूएस एक कल्चरल हेजेमनी और ग्लोबल हेजेमनी बन के उभर रहा था, तो चाइना भी अब चाहता है कि अपने ग्लोबल गवर्नेंस में खुद को एज अ पावर शो ऑफ करे। तो मेडिएशन इज एट वंस प्रैग्मेटिक एंड परफॉर्मेटिव। प्रैग्मेटिव मीन्स प्रैक्टिकल, तो मीडिएशन अब क्या है, एक प्रैक्टिकल और एक परफॉर्मेटिव टूल है ऑफ द डिप्लोमेसी। और ये दिखाता है किस तरीके से पावर का डिस्प्ले हो सकता है विदाउट यूज किए हुए कोई भी हार्ड पावर्स, विदाउट मिलिट्री, विदाउट इकोनॉमी, किस तरीके से आप पावर का डिस्प्ले कर सकते हो जस्ट बाय द मीडिएशन। इन इंडिया, ट्रम्प्स recent claims of mediating between Delhi and Rawalpindi have made mediation a dirty word। अगर अभी रिसेंट के इवेंट्स देखा जाए तो जिस तरीके से ट्रंप ने वो बार बार बोला था कि हाँ मैंने तो वॉर रुकवा दी ऐसा करके, तो इसने मीडिएशन को एक डर्टी वर्ड बना दिया है। नो लार्ज स्टेट लीस्ट ऑफ ऑल इंडिया एक्सेप्ट थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट इन इट्स डिस्प्यूट्स। तो कोई भी ऐसे बड़े कंट्री, बड़े पावर्स नहीं चाहते हैं कि एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो उनके डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने में। और साथ ही साथ अगर रिजॉल्व करवा भी रहा है तो उसे इस तरीके से बूस्ट करे, इस तरीके से हर जगह ये शो ऑफ करे कि मैंने तो ये वॉर रुकवाई इंडिया और पाकिस्तान जैसे बड़े कंट्रीज में। तो कोई कंट्री, इवन इंडिया नहीं चाहता है कि उसका ऐसा इमेज बने। इसीलिए हमने देखा भी था इंडिया ने कभी इस चीज को एड्रेस नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया। द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर इज लिटर्ड विद फेल्ड एक्सटर्नल मीडिएशन एफर्ट्स। अगर हम लोग उसी तरीके से कश्मीर का जो अगर हिस्ट्री उठा के देख ले तो उसका मेन रीजन ही ये हुआ था कि हम लोग किसी को थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। The most successful advances on Kashmir occurred when the two sides talk to each other directly। और जितने भी अगर सक्सेसफुली इसमें कुछ एडवांस हुआ है तो तभी हुआ है जब दोनों साइड ने अपने आप से डायरेक्टली बात की है, इंडिया और पाकिस्तान ने। In the outrage against Trump's claim, it is easy to overlook India's own tradition of peacemaking, from its role in the Korean War to its regional peacemaking in Maldives, Nepal and Sri Lanka। तो अगर इस ट्रंप के क्लेम को हटा दिया जाए तो ये हम लोग ओवरलुक नहीं कर सकते कि जिस तरीके से इंडिया का भी ट्रेडिशन रहा है पीस मेकिंग में, किस तरीके से इसने रोल प्ले किए हैं कोरियन वॉर्स में, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच मेडिएट करने के लिए, या फिर मालदीव्स, नेपाल और श्रीलंका जैसे कंट्रीज में भी किस तरीके से पीस मेकर का काम इंडिया ने इन द पास्ट निभाया है। मोर इम्पोर्टेंटली, इंडियाज डोमेस्टिक एक्सपीरियंस इन एंडिंग इंसर्जेंसीज, ब्रिंगिंग मिलिटेंट्स इनटू द मेन स्ट्रीम एंड टर्निंग रिबेल्स इनटू रूलर्स ऑफ ए यूनिक नेशंस। और किस तरीके से इंडिया में किस तरीके से इंसर्जेंसी को खत्म की है,
जितने भी माओइस्ट लीडर्स थे उन्हें किस तरीके से इवन गवर्नमेंट में लेके आए हैं, उन्हें पावर पोजीशन पे रखा है। ये तो एक यूनिक लेसन है फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। द की हाउएवर इज द लेवरेज। सक्सेसफुल मेडिएशन रिक्वायर्स क्रेडिबल इन्फ्लुएंस विथ ऑल पार्टीज। तो एक सक्सेसफुल मेडिएशन क्या रिक्वायर करता है कि किसी भी पार्टी का एक क्रेडिबल इन्फ्लुएंस हो, दोनों पार्टी जो इन्वॉल्व है उनमें एक इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस उस दोनों पार्टी पे हो। फॉर इंडिया दैट मीन्स एक्टिव एंगेजमेंट विथ कॉन्फ्लिक्ट्स in the subcontinent and beyond, and renewing ties with diverse political forces in the neighborhood। तो इंडिया के लिए ये रोल प्ले करना है कि उसे एक्टिवली इंगेज करना है जितने भी हमारे सब कॉन्टिनेंट में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं उन सभी में, और जितने भी हमारे डाइवर्स पॉलिटिकल फोर्सेस अपने नेबरहुड में, चाहे वो नेपाल हो, पाकिस्तान हो, भूटान हो, उसमें रोल प्ले करना है एज अ पीस मेकर का। तो अगर हमारा कभी भी ऐसा क्वेश्चन कुछ आता है तो हमें ये ध्यान देना है कि किस तरीके से यहाँ पे सी राजा मोहन ने इसे कंक्लूड किया है इस पूरे टॉपिक को। Mediation is no longer the preserve of the West or the UN. In a changing world, it has become a tool for ambitious middle powers and rising states. India would do well to reclaim its own place in the emerging landscape of new pacemakers। तो इस तरीके से हमें पूरे का पूरे इस हमारे जो आर्टिकल था इसे कंक्लूड कर दिया कि मेडिएशन अब वेस्ट या यूएन का सिर्फ हेजेमनी बन के नहीं रह गया है। इन चेंजिंग वर्ल्ड ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल बन गया है जितने भी वैसे मिडिल पावर्स जिनका एम्बिशन है कि वो भी डेवलप्ड कंट्री के तौर पे अपने आप को शोकेस करें, और इंडिया को भी इसमें अपना खुद का प्लेस बनाना है और किस तरीके से वो रोल प्ले करना है एज ए न्यू पीस मेकर्स। तो यहाँ पे ये हमारा आर्टिकल खत्म होता है और हमने देखा कौन कौन से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस पूरे के पूरे आर्टिकल में, और किस तरीके से इंटरनेशनल रिलेशंस को समझने के लिए, फॉरेन पॉलिसी को समझने के लिए ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीक में। नेक्स्ट वीक में जितने भी ऐसे हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस और फॉरेन पॉलिसी से रिगार्डिंग आर्टिकल आएंगे उसे एक साथ हम लोग वीक के एंड में डिस्कस करेंगे, जस्ट लाइक दिस। अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर अगर आपका कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग एनीथिंग विथ दीज टू आर्टिकल्स तो आप उसे कमेंट में पिन डाउन कर सकते हैं। So this is all from my side. If you really like this video, please give us a thumbs up and subscribe to my channel for more such videos. Bye bye. All the best everyone.